लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रोसेस मॉडल डिस्कस किए थे, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, सुटेबल सिनेरियो के व्हेन एंड व्हाई, कौन सा जो है वो हमें प्रोसेस मॉडल जो है वो यूज़ करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और एंड व्हाट आर द सुटेबल सिनेरियोज where these process model can be used. ओके, अब बैठ रहे क्लास आवाज अब कुछ बेहतर हुई? ओके, सो जो प्रोसेस मॉडल हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, वो वाटरफॉल मॉडल था, प्रोटोटाइपिंग मॉडल था, उसके अलावा रेड मॉडल पे हमने देख लिया था कि रेड किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। हम बेसिकली प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक करके हर मॉड्यूल एक टीम को असाइन कर देते हैं, और ईच एंड एवरी जो टीम है वो कोशिश कर रही होती है कि अगर जो मॉड्यूल पे जो वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई रीयूजेबल कंपोनेंट है तो वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स को ऐड ऑन करके वो मॉड्यूल कंप्लीट कर देते हैं। सो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, यूजली 60 to 90 डेज का ड्यूरेशन होता है हर टीम के पास, जिसमें वो अपने असाइन जो है वो मॉड्यूल्स कंप्लीट करके फिर एट द एंड सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो इंटीग्रेट होते हैं, फिर टेस्ट होते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है एंड थ्रू आउट उसकी मेंटेनेंस होती रहती है। So these are the tasks which are performed when we are using rapid application development model. ठीक है, एडवांटेजेस इसके ये हैं कि फास्ट काम होता है और मल्टीपल मॉड्यूल्स में काम होता है, साथ साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट में ही स्टार्ट हो जाती है और बहुत कम टाइम फ्रेम में आप बहुत ज़्यादा काम अचीव कर लेते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपको लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स रिसोर्सेज चाहिए जो एज ए टीम काम कर सकें। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टीम्स भी आपको चाहिए होंगी उसको कंप्लीट करने के लिए। फिर दूसरा ये कि टीम का स्किल सेट होना चाहिए कि अदर वो किस तरीके से बिल्ट इन कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, और रैपिड फायर एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनके लिए भी टीम का स्किल सेट बहुत हाई चाहिए होता है आपको। एक और लिमिटेशन जो है वो इस प्रोसेस मॉडल की वो ये है कि आपके पास प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सके। अगर प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक नहीं हो सकेगा तो फिर इस रेड मॉडल को यूज़ करने का कोई भी आपके पास एडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, ड्रॉबैक्स आपके पास क्या है? रेड रिक्वायर्स सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपर्स एंड कस्टमर्स शुड बी कमिटेड टू द रैपिड फायर एक्टिविटीज। और अनसुटेबल केसेस क्या है? जब आपके पास नॉन मॉड्यूलराइज्ड सिस्टम है। जी तौसीक, कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास, दैट इज कोड एंड फिक्स मॉडल। कोड एंड फिक्स मॉडल पे कैसे काम होता है? ना तो कोई डिजाइन है, ना स्पेसिफिकेशन है, ना एनालिसिस है, ना रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। आपने बस जैसे आपके पास प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट आई, आपने फौरन ही उस पर कोड करना स्टार्ट कर दिया। ये यूजली वैसे होता है जैसे आप अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है और एक दिन पहले या जब सबमिट करवाना होता है उससे 2 दिन पहले लेके बैठते हैं। तो ये वैसे ही कोड एंड फिक्स मॉडल है जो वाटरफॉल मॉडल से भी पहले यूज होता था। बेसिकली इट्स नॉट अ मॉडल, ये एक डिजाइन अप्रोच है कि आपने ना तो एनालिसिस किया, ना डिजाइन दिया, ना कोई स्पेसिफिकेशन है, बस आपने जैसी रिक्वायरमेंट आई आपने फौरन से उस पर कोड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाटरफॉल से भी पहले काम होता था जिसमें बहुत ज़्यादा बग्स आते थे, जिसको मॉडिफाई करना, कुछ चेंजेस हैं तो वो चेंजेस ऐड ऑन करना बहुत डिफिकल्ट होता था, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था। तो इसीलिए इस मॉडल में बहुत सारे इश्यूज थे। उसी को ओवरकम करने के लिए फिर सिक्वेंशियल मॉडल यूज़ हुआ कि क्यों ना पहले हम रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर गैदर करें, फिर उनको एनालिसिस करें, उन पर डिज़ाइन दें और फिर उसका कोड एंड बाकी सारे फेजेस में हम काम करें। सो इनिशियल अप्रोच कोड एंड फिक्स मॉडल के बाद से इनिशिएट हुआ कि कोई यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मॉडल होना चाहिए, हम डायरेक्ट कोड से ना स्टार्ट करें, पहले हम डिज़ाइन करें,
स्पेसिफिकेशन दें कि स्टैंडर्ड्स हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हम जो डिज़ाइन दिया है उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए कोड राइट डाउन करें। ठीक है, एडवांटेज इसके क्या है, ईजीएस्ट है डेवलप सॉफ्टवेयर करने के लिए, इसके लिए कोई अलग से आपको स्किल्स एंड टूल्स नहीं चाहिए। इसके अलावा एक्सपेंसिव भी बहुत है, एक्सपेंसिव इन अ वे कि जब आपके पास कोई डिज़ाइन ही नहीं है, आपने कुछ चेंज करना है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मेंटेन करना है, तो जब कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कहीं भी कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं है, कोई आर्किटेक्चर नहीं बिल्ड, तो आप कैसे जाके उन चीज़ों को थ्रू आउट अपने पास मेंटेन करेंगे। एडवांटेजेस, आपके पास नो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है कि इतने टाइम पे एनालिसिस कंप्लीट होगा, डिज़ाइन होगा, कहाँ पे है, किस फेज पे है। ठीक है, कोई ओवरहेड नहीं है आप पे, बस आपने डायरेक्ट कोड स्टार्ट कर दिया और प्रोजेक्ट साथ साथ डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। साइंस ऑफ प्रोग्रेस कोड अर्ली स्टार्ट से कोड पे आप काम कर रहे हैं तो स्टार्ट में ही आपको प्रोजेक्ट डेवलप होता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको लास्ट फेज तक वेट करना पड़ेगा। लो एक्सपर्टीज एनीवन कैन यूज इट, ऐसे कोई एनालिसिस नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी काम कर सकता है, बस आपको क्या चाहिए, डेवलपर्स या कोडर्स चाहिए जो डायरेक्ट इस पे काम स्टार्ट कर सके। एनालिस्ट, डिजाइनर, इन सब चीजों की ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जो आपके पास स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, कोई एक छोटा सा टूल आपने डिजाइन करना है, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए आप ये वाला मॉडल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट है जिसमें कस्टमर और यूजर ज्यादा हैं, तो उसके लिए आप कभी भी ये वाला प्रोसेस मॉडल यूज नहीं करेंगे। डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या है, नो विजिबिलिटी कंट्रोल, नो रिसोर्स प्लानिंग, ना तो कोई प्लानिंग हो रही है कौन क्या करेगा कैसे करेगा, ना तो कोई डेडलाइंस है। ठीक है, क्योंकि जब आप फेजेस में काम कर रहे होते हैं सो यू हैव डेडलाइन, क्योंकि जब आप फेज पे काम कर रहे हैं इट मीन्स की डिपेंडेंसी आ गई फेजेस के बीच में, तो वहाँ पे आपके पास डेडलाइंस भी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो मैनेजमेंट पे हो रही होती है कि कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टेक्स आर हार्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट, और यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक आ जाए, कोई इशू हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको डिटेक्ट करना भी हार्ड है, और फिर जब ज़ाहिर है आप डिटेक्ट ही नहीं कर सक रहे तो उनको करेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए आप इस पर कभी भी काम नहीं कर सकते, जो लार्ज प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। हाँ, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है और जिसकी यूजर्स कम है, उसके लिए आप कोड एंड फिक्स मॉडल की तरफ जा सकते हैं, बट इट कैन नेवर बी यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, जो इंटीग्रेटेड है, जिसमें हार्डवेयर वगैरह इन्वॉल्व है, तो कोशिश ये करते हैं कि ये मॉडल इस पे आप काम नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल क्या है कि आप वो इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है कि लास्ट प्रीवियस मॉडल में हमने एक चीज देखी कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन यूजर टू एक्सप्लिसिटली स्टेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एट वंस। ठीक है, एट ए टाइम आप सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो जब आप एट ए टाइम सारी रिक्वायरमेंट नहीं दे सकते तो इट मीन्स आपके पास प्लानिंग और एनालिसिस नहीं हो सकती। तो उससे बेटर ये है कि आप एक्सपेरिमेंटल वे में प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। अभी एक्सपेरिमेंटल फेज दैट कि आप यूजर से कुछ रिक्वायरमेंट्स लें, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उस पर सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दें और चेक करें कि अगर वो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो आगे जाए, नहीं तो फिर दोबारा स्टेप वन पे जाए, कस्टमर से दोबारा कम्युनिकेट करें। मीन्स स्पाइरल मॉडल का एम्फेसाइज क्या है कि जो स्मॉल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ से प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा है, आप वहीं से प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दें और फिर चेक करें कि जो आपने काम किया है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। सॉर्ट ऑफ जैसे हमने प्रोटोटाइपिंग मॉडल में देखा था, वहाँ तो हम सिस्टम का मॉडल बना रहे होते हैं ना, यहाँ पे हम एक्चुअल सिस्टम पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसका पूरा फेस हम देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है।
This loop approach give rise to structure iterative life cycle model. अब ये लूप की तरह काम कर रहा है। लूप की तरह काम, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाया, चेक किया रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कस्टमर से कम्युनिकेट किया, ठीक है, फिर आगे बढ़ गए। नहीं तो फिर वापस दोबारा आप वहीं आएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, और इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट को आइटरेट करते रहेंगे। मीन्स फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स मिली, जितना काम कर लिया उसमें उसको आपने ऐड ऑन करके फिर दोबारा से उसको डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। तो ये कैसे काम करेगा? एज अ साइकिल, एक लूप की तरह काम कर रहा होगा। तो स्पाइरल मॉडल को हम क्या कह रहे हैं कि एक आइटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल है जो आइटरेशंस पे काम कर रहा है, और हर आइटरेशन के बाद आपका सॉफ्टवेयर टूवर्ड्स कंप्लीशन मूव कर रहा होगा। In 1988, Bohm developed the spiral model as an iterative model which includes risk analysis and risk management. और जो मेन इम्पैक्ट होगा वो स्पाइरल मॉडल का वो क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि थ्रू आउट आप रिस्क को भी साथ साथ देखते रहें। रिस्क, अच्छा, अब रिस्क की अगर हम बात कर रहे हैं, सो हाउ कैन यू डिफाइन अ रिस्क? रिस्क कैन बी अनसर्टेनिटी, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर आप श्योर ना हो। अब वो चीज जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आपके पास अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में भी हो सकती है और आपके पास थ्रेट की फॉर्म में भी हो सकती है। सो थ्रू आउट आप जैसे जैसे लूप में काम कर रहे हैं, तो हर आइट्रेशन में आप क्या कर रहे हैं? आप रिस्क को भी असेस कर रहे हैं। जब रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, उसमें कस्टमर से रिलेटेड क्या मिथ्स आपके पास रिस्क हो सकते हैं, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, जो कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं, आपका एनालिसिस को प्रॉपर उसने वही चीज समझी है। ऐसा तो नहीं कि दोनों के कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव है, एनालिस्ट कुछ और समझ रहा है, कस्टमर कुछ और समझ रहा है। तो इस लेवल पे रिस्क एनालिसिस कैसे होगा? क्या रिस्क हो सकते हैं? ठीक है, रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि जो चीज आपके एंड कस्टमर ने कही, क्लाइंट ने की, वो चीज एनालिस्ट ने प्रॉपर गैदर नहीं की। ठीक है, डॉक्यूमेंट होने में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इससे रिलेटेड ये रिस्क है। तो थ्रू आउट आप जैसे जैसे काम कर रहे होते हैं, तो आप साथ साथ रिस्क को भी मैनेज करते जा रहे हैं। अब रिस्क हर चीज से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है, कि जिस करंट टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो रही, या इस प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर है आपकी टीम के पास ऐसा स्किल सेट है या नहीं है। ठीक है, मेन टाइम पे आपकी कोई मेन रिसोर्स छोड़ के ना चली जाए, और कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ना हो जाए थ्रू आउट प्रोजेक्ट जब तक काम कर रहा है, मैनेजमेंट हायरार्की चेंज ना हो जाए। तो हर चीज से रिलेटेड रिस्क है आपके पास। ठीक है, रिस्क इज बेसिकली अनसर्टेनिटी। तो स्पाइरल मॉडल में आप रिस्क को भी थ्रू आउट मॉनिटर कर रहे होंगे और कोशिशें कर रहे होंगे कि अगर नेगेटिव रिस्क है या थ्रेट है, तो उसके चांसेस कम हो, अकरेंस भी कम हो और उसका इम्पैक्ट भी कम हो। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, लेट्स से आपके पास कोई टेंडर की डेट है जो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की मल्टीपल चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटीज है, आप कोशिश करेंगे कि आप उनको एज सून एज पॉसिबल गेट कर सकें। Key idea is that on each iteration identify and solve the sub problems with the highest risk। और यहाँ पे की आइडिया क्या है कि हर आइट्रेशन पे आप क्या करें? आप आइडेंटिफाई करें और सॉर्ट आउट करें कि आपकी सब प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनमें हाईएस्ट रिस्क सबसे ज्यादा है। तो आप कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे आइट्रेशन बढ़ती जाए, तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपके पास टास्क है वो आप पहले सॉल्व आउट करते जाएं। कि अब इसमें किस तरह काम होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट से आपके पास जब प्रोजेक्ट, ये है आपके पास स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे और कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जितनी वो अभी कम्प्लीटली बता सकता है वो रिक्वायरमेंट्स लेंगे। उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे जितनी रिक्वायरमेंट्स आपको मिल गई, अब यहाँ पे आपको वेट नहीं करना कि पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आएंगी तभी एनालिसिस होगा। तो यहाँ फेज बाय फेज आप वेट भी नहीं कर रहे, जितनी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं विच इज इनफ फॉर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर से। आफ्टर कम्युनिकेशन उन्हीं रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आप एस्टिमेशन करेंगे, स्केजुलिंग करेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे, एंड फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? एनालिसिस देंगे जितनी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। एनालिसिस होगा, डिजाइन होगा, फिर कंस्ट्रक्शन यानी कि कोडिंग और टेस्टिंग होगी, फिर आप
डिलीवर कर देंगे एटलीस्ट। और यहाँ पे क्या होगा, साथ साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट है। हर आइट्रेशन के एंड में अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, हर आइट्रेशन या हर साइकिल के एंड में आपको एक वर्किंग मॉडल मिल रहा है। मीन्स कि अगर आपके पास हो सकता है आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन 20% प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, लॉग इन रजिस्ट्रेशन और होम पेज कंप्लीट हो गया, फिर उस पर लिंक्स विंक्स आपने करके कस्टमर को दिखाया कि हाँ ये फीचर्स हैं, कस्टमर ने कहा ठीक है, अब इन लिंक्स में आप ये फीचर्स ऐड करें। फिर आपने जो नेक्स्ट फीचर्स उन्होंने दिए, उन नेक्स्ट फीचर की बेसिस पे आपने एस्टिमेशन की, उन्हीं की स्केजुलिंग की, रिस्क एनालिसिस किया कि इनको करने में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। फिर उसकी बेसिस पे फिर आपने उन्हीं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आई, नेक्स्ट फीचर्स आए, उन्हीं को एनालिसिस किया, डिजाइन किया और फिर उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया और प्रीवियस वाले में ऐड ऑन करते चले गए। तो हर आइट्रेशन के एंड में आप क्या कर रहे हैं, अच्छा आइट्रेशन के एंड में एक वर्किंग डिलीवरेबल भी आ रहा है और फिर कस्टमर के थ्रू आप थ्रू आउट कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा होगी और जब कस्टमर थ्रू आउट इन्वॉल्व रहेगा डेवलपमेंट में तो एट द एंड उसकी सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होगी। ऐसा नहीं होगा कि एट द एंड आपके पास जो है आपने सिर्फ स्टार्ट फेज में कस्टमर से कम्युनिकेट किया, उसके बाद आप खुद ही डेवलपमेंट करते रहे और जब प्रोजेक्ट एंड में डेवलप हो गया, कस्टमर को दिखाया तो कस्टमर का नहीं ये रिक्वायरमेंट तो मैंने वहां पे, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। इस मॉडल में ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाले प्रॉब्लम है ये रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि आप थ्रू आउट कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्लानिंग। ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, हर स्पाइरल इंक्लूड, इसमें हम जो लूप है, जो आइट्रेशन है, इसको हम क्या कह रहे हैं कि एक स्पाइरल है और ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। ऑनगोइंग एक्टिविटी मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी एंड नहीं होगा। थ्रू आउट हम उसी प्रोजेक्ट को मेंटेन करते रहेंगे, उसी को ही मॉडिफाई करते चले जाएंगे। और हर स्पाइरल शुड इंक्लूड, मतलब हर आइट्रेशन में हम क्या क्या काम कर रहे होंगे, हर आइट्रेशन में प्लानिंग कर रहे होंगे, रिस्क एनालिसिस हो रहा होगा, फिर हमारे पास डिजाइन, कोड, टेस्टिंग एंड देन फिर कस्टमर उसको इवेलुएट करेगा। एरर, चेंजेस, न्यू रिक्वायरमेंट्स आई, फिर दोबारा से न्यू आइट्रेशन आई, फिर उसमें अगेन प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, यही काम हम थ्रू आउट करते रहेंगे जब तक प्रोजेक्ट एंड नहीं हो जाता। जहां तक कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। कोई चीज समझ नहीं आई है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आइट्रेशन का स्टार्ट देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेंगे जहां से हमारी आइट्रेशन स्टार्ट हो रही है। जैसे आपने रिक्वायरमेंट ली, ठीक है, यहाँ से आपके पास रिक्वायरमेंट, आपने कस्टमर से कम्युनिकेट किया, रिक्वायरमेंट ली, उन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आपने इनिशियल प्रोटोटाइप बना ली। इनिशियल प्रोटोटाइप मींस मॉडलिंग कर ली कि किस तरीके से एप्लीकेशन वर्क करेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या होगा, कस्टमर उस प्रोटोटाइप को इवेलुएट करेगा और जो चेंजेस रिक्वायरमेंट में उसको चेंजेस देनी है वो सारी चेंजेस आपको एक्सप्लिसिटली बताएगा। अब उसके पास क्या है, एक मॉडल है जिसको वो विजुलाइज करके रिक्वायरमेंट्स को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप बेटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेट क्या होगा, प्लानिंग बेस्ड ऑन कस्टमर कमेंट। फिर जो आपके कस्टमर ने कमेंट्स दिए हैं, इवेल्युएशन की जो उसने रिमार्क्स दिए हैं, उसकी बेसिस पे आप फिर दोबारा प्लानिंग करेंगे। फिर प्लान किया, उसके बाद फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस हुआ, फिर ये फेज थ्रू आउट इसी तरीके। फिर आपके पास एडवांस प्रोटोटाइप, मतलब जो नए फीचर्स उसने ऐड ऑन करने को कहे, आप उसको भी अपने एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप में ऐड ऑन करेंगे। फिर दोबारा कस्टमर इवेलुएट करेगा, अपने कमेंट देगा, उसकी बेसिस पे आप दोबारा क्या करोगे, दोबारा से
रिस्क इवेल्युएशन ऑफ कस्टमर कमेंट्स एंड चेंजेस, फिर उसने जो कमेंट्स और चेंजेस दिए आप उसमें रिस्क को भी इवेल्युएट कर रहे होगे कि अब फर्दर क्या क्या रिस्क है, कि अगर वो चेंजेस हम एकोमोडेट कर देते हैं तो टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, ऑलरेडी वर्किंग फीचर्स में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो थ्रू आउट ये सारी चीजें आप हर साइकिल में चेक कर रहे होते हैं और हर साइकिल के एंड में थ्रू आउट आप चीजों को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। एडवांटेज आपके पास क्या है, जो आइटरेटिव नेचर है सॉफ्टवेयर उसी को आप मैप कर रहे हैं आपका प्रोजेक्ट। अच्छा, अब इसमें ये है कि रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ फीचर्स क्लियर नहीं होगी, लेकिन हमें बनाना क्या है इसका तो एक माइंड में हमारे वो होगा ना कि ठीक है हमने लेट्स से कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई मोबाइल ऐप बनानी है, ठीक है, तो उसकी कुछ चीजें तो आपके माइंड में सर्टेन होगी ना कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे होगी। अब जो जो फीचर्स ऐड ऑन करवाने हैं वो कस्टमर पे हैं, लेकिन स्टार्ट में तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि हाँ ये जो है पॉइंट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, या ये स्कोप है जो थ्रू आउट हमने फॉलो करना है। तो स्टार्ट में फिर आप वो चीजें बैठ के कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है कितना टाइम लगेगा क्या है, और साथ साथ जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो आप हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। जिस करंट फीचर पे हम काम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट तो आप हमें एटलीस्ट कंप्लीट दें। अच्छा, इसमें ये होता है कि जिस करंट आइट्रेशन पे आप काम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट आप कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा कंप्लीट हो, ताकि फिर वो कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर आप नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेंगे। तो इसी तरीके से थ्रू आउट आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। बट अगेन ये थोड़ा कॉस्टली मॉडल है और इसमें रिस्क एनालिसिस भी साथ साथ है, तो आप कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क को भी थ्रू आउट देख रहे होंगे कि कहीं कॉस्ट बढ़ ना जाए, टाइम ना बढ़ जाए, स्कोप ना बढ़ जाए, तो वो सारी चीजें आप थ्रू आउट यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होंगे। फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस तरीके से, इसमें आपके पास एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल भी ले रहे हैं, थ्रू आउट ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड भी यूज कर रहे हैं। मतलब काम वही हो रहा है, प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन जो वाटरफॉल में हो रहा है, लेकिन वहां पे पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक साथ हो रहा है, यहाँ पे आप चंक्स में डिवाइड करके कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जो रिस्क को डिक्रीज कर रहा है, साथ साथ आप रिस्क को भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपके पास हर आइट्रेशन के साथ साथ रिस्क भी जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। एंड थ्रू आउट गुड प्रोजेक्ट विजिबिलिटी भी है, स्टार्ट से ही प्रोजेक्ट विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारी रिक्वायरमेंट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक आप लास्ट फेज का वेट कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या है, टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है रिस्क एनालिसिस पे काम करने के लिए, कि हर कोई एक एवरेज जो आपके पास एनालिस्ट और डिजाइनर है वो इस मॉडल पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए आपकी जो टीम है वो भी आपको ऐसी टीम चाहिए जिसकी स्किल जो है वो इस अप्रोप्रिएट टू द मॉडल होनी चाहिए। Model is purely understand by non-technical management, hence not so widely used. So यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट है, ठीक है, जो इतनी टेक्निकल नहीं है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स उनको नहीं पता या इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है उनकी, सो प्रॉपरली इस मॉडल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये मॉडल इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है और हर कोई इस मॉडल पे इजीली काम नहीं कर सकता। कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नीड्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और थ्रू आउट इसकी मैनेजमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। थ्रू आउट स्टार्ट से ही मॉनिटरिंग और ईच एंड एवरीथिंग पहले से आपको, यू हैव टू बी रेडी एंड प्रिपेयर व्हाइल यू आर यूजिंग दिस मॉडल। तो इसके लिए भी कुछ स्किल सेट्स हैं, कुछ एक्सपर्टीज हैं जो आपकी टीम एंड थ्रू आउट मैनेजमेंट में के पास भी होनी चाहिए। इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल में हमारे पास क्या काम हो रहा होता है, ये कंबाइन कर रहे होते हैं एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल एंड एवोल्यूशनरी मॉडल, मतलब जो हमने स्पाइरल देखा उसी तरह, और वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंट में भी हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स ली, उन रिक्वायरमेंट्स को स्प्लिट कर दिया इंक्रीमेंट्स में, ठीक है। अगर पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ठीक है इतने फीचर है, लेट्स से 7-8 फीचर्स है, तो आपने कहा कि हम
डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में ये फीचर्स डेवलप करेंगे। लेट्स से इंक्रीमेंट 1 पे हम फीचर 1 एंड फीचर 2 पे काम करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा उसमें फीचर 3 एंड 4 एंड सो ऑन। आपने फीचर्स को स्प्लिट कर दिया इंक्रीमेंट्स में, और फिर डिजाइन किया सिस्टम आर्किटेक्चर, और उस आर्किटेक्चर की बेसिस पे आपने इंक्रीमेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इंक्रीमेंट 1 में जो फीचर्स पे आपने डेवलपमेंट करनी है, आप उन फीचर्स को डेवलप करोगे, फिर वैलिडेट करोगे कस्टमर से, कस्टमर कम्युनिकेट करेगा, ठीक है ओके, अगर वो सेटिस्फाई हो गया है तो फिर इंटीग्रेट होगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सेट वैलिडेट होगा सिस्टम, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा, और ये काम थ्रू आउट होता रहेगा जब तक आपकी सारी इंक्रीमेंट्स यानी कि सारे फीचर्स सिस्टम के कंप्लीट नहीं हो जाते। और एट दी एंड आप इंटीग्रेट करते चले जाओगे, टेस्टिंग साथ साथ, मतलब काम सारा वही होगा, लेकिन क्या होगा कि आप आइट्रेशंस में काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, ईच इंक्रीमेंट इज अ मिनी वाटरफॉल। इंक्रीमेंट 1 पे भी हम प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस कर रहे होंगे, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट 2 में भी वही काम कर रहे होंगे, और साथ साथ इन सब इंक्रीमेंट्स को क्या करते चले जाएंगे, आपस में ऐड करते चले जाएंगे, इंटीग्रेट होते चले जाएंगे। तो साथ में स्टार्ट में ही प्रोजेक्ट जैसे जैसे इंक्रीमेंट्स कंप्लीट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका प्रोजेक्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन मैप होता चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं कि हम जो फर्स्ट इंक्रीमेंट्स हैं, जो स्टार्ट के इंक्रीमेंट्स हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी टास्क है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो पहले कंप्लीट कर दें, ताकि जो मेन टास्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं, जो एड ऑन फीचर्स हैं, वो हम बाद में करते रहेंगे। लेकिन मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि जो फर्स्ट या स्टार्टिंग के इंक्रीमेंट्स हैं, इट शुड कंप्लीट द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट। ठीक है, उसमें जो मेन टास्क है हम ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर लें। मैप दिस रिक्वायरमेंट्स टू इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, और जो आपने रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया है, उन्हीं प्रायोरिटाइजेशन की बेसिस पे आप उनको इंक्रीमेंट पे बेस कर देंगे। होगा क्या है कि फीचर्स आ गए सारे आपके पास, आपने फीचर्स लिस्ट डाउन कर दी, अब आप उन फीचर्स में से प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस आपने प्रायोरिटाइजेशन कर दिया, प्रायोरिटाइजेशन के बाद अब आप उनको इंक्रीमेंट पे मैप करेंगे कि ये वाले इंक्रीमेंट, लेट से जो 11 इंक्रीमेंट्स हमने लिस्ट डाउन किए हैं, उसमें से फीचर 1, 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि क्या उनका कोई आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसको इंक्रीमेंट 1 में हम पहले एड ऑन कर देंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने ली हैं, लेट्स से 1, 4 एंड 5, उसको एट सर्टेन पॉइंट यू हैव टू फ्रीज, फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, जो करंट इंक्रीमेंट पे आप काम कर रहे हैं, आपने लेट से कहा कि इंक्रीमेंट 1 पे हम फीचर 1, 4 एंड 5 पे काम करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, और आइट्रेशन या इंक्रीमेंट का टाइम हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि 2 वीक से 2 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ के अंदर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, रेंज यूजली यही होती है। तो इस 2 वीक से 2 मंथ के अंदर आप कोशिश ये कर रहे होते हैं कि स्टार्ट के 3 to 4 डेज या 1 वीक आप कस्टमर से थ्रू आउट कम्युनिकेट करें, और फोकस किस पे होगा, उन्हीं 3 फीचर्स पे, फीचर 1, 4 एंड 5। और एट सर्टेन पॉइंट आप कस्टमर से कहेंगे कि इन 3 फीचर्स के लिए अब नाउ यू हैव टू फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट्स, यू हैव टू फिक्स द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अब हमें इन्हीं रिक्वायरमेंट पे काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बाकी जो इंक्रीमेंट्स है उनके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो बाद में आप और आ सकती हैं, रिक्वायरमेंट ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अभी इन करंट फीचर्स पे आपको रिक्वायरमेंट को फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट फ्रीज होंगी तभी आप उस इंक्रीमेंट पे काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिस करंट इंक्रीमेंट पे काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंक्रीमेंट का ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट। अब आपने काम स्टार्ट कर दिया, कस्टमर ने कहा नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ये तो ऐसे होगी, तो फिर उस कम टाइम में आपको वो चीजें चेंज करना और मॉडिफाई करना इज नॉट पॉसिबल। सो उन करंट रिक्वायरमेंट जो आप इस करंट इंक्रीमेंट में परफॉर्म करें, उसके लिए एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आपको उन ही फीचर्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट और फ्रीज करना पड़ेगा, ताकि आप उसमें काम स्टार्ट कर दें। ईच इंक्रीमेंट रिलीज इज अ वर्किंग सिस्टम। हर इंक्रीमेंट जो कंप्लीट होता चला जाएगा, वो आपके पास एक वर्किंग सिस्टम होगा।
और जिसपे आप यूजर्स को टेस्ट भी करवा सकते हैं। allows users to experiment can be put into service right away। और आप स्टार्ट एप्लीकेशन को या अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो मेन इंक्रीमेंट कंप्लीट होते जाएंगे वहां पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क कंप्लीट होते चले जाने, तो हम उसको अब भी कर सकते हैं जाके आपका एप्लीकेशन यूज भी होती रहे। एडवांटेजेस क्या है इंक्रीमेंटल मॉडल के आपके पास? अर्ली यूटिलाइजेशन, द फर्स्ट इंक्रीमेंट सेटिस्फाई द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट। जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा वही सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो आपकी सबसे क्रिटिकल और सबसे प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट है वही आपके फर्स्ट इंक्रीमेंट में कंप्लीट हो जाएगा। अर्ली इंक्रीमेंट्स कैन सर्व एज प्रोटोटाइप्स, और उन इंक्रीमेंट्स को आप एज अ प्रोटोटाइप भी यूज कर सकते हैं कि आपने कस्टमर से कम्युनिकेट किया, देखिए हमने ये काम कर लिया, कस्टमर क्या ठीक है हाँ इसमें ये चीज है, ठीक है अब इसमें ये ऐड करें, तो वो उन्हीं चीजों में फिर आप चीजों को फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपने नेक्स्ट इंक्रीमेंट की, ठीक है अब ये फीचर्स अब हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे मैप कर रहे हैं। लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर, यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर की रिस्क कम होगा, मतलब आपके पास ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर नहीं होगा, क्योंकि आप हर इंक्रीमेंट में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर तो बन रहा है ना आपका, और कस्टमर से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो कस्टमर को भी कुछ आइडिया हो जाएगा, और जो आपके डेवलपर्स हैं एनालिस्ट हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर क्या चीज बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कोई एक प्रोजेक्ट का एक लेआउट तो है जिसकी बेसिस पे आप टेस्ट कर सकते हैं। वाटरफॉल में क्या था, लास्ट फेज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा जब तक बस रिक्वायरमेंट्स 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 रिक्वायरमेंट्स। Most crucial and basic services are implemented first, receives multiple testing throughout डेवलपमेंट। जो आपने सबसे क्रूशियल और बेसिक सर्विस है वो पहले इम्प्लीमेंट कर दी, और उसी पे आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं यूजर से, और यूजर अपना फीडबैक दे रहा है और उसी की बेसिस पे आप चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। अच्छा, RUP, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। यूनिफाइड प्रोसेस क्या है? यूज केस ड्रिवन। यूज केस ड्रिवन मींस ये कह रहा है ये वाला मॉडल कि हम जब प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट करें तो यहाँ पे यूज केसेस पे हम काम करें, यानी कि इनिशियल एप्लीकेशन बनाने से पहले हम उसकी कुछ डिफरेंट सेट ऑफ यूएमएल डायग्राम्स, अगर आपने सुना हो और WOAD में पढ़ा होगा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि हर फेज से रिलेटेड कुछ डिफरेंट 17 सेट ऑफ डायग्राम्स है। एक्टिविटी डायग्राम है, सीक्वेंशियल डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, ऑब्जेक्ट डायग्राम है, यूज केस डायग्राम्स है, फ्लो डायग्राम्स हैं, कोलैबोरेशन डायग्राम्स हैं, डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स हैं। तो यूनिफाइड प्रोसेस क्या कह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरीके से करें जिसमें हम थ्रू आउट मॉडलिंग पे फोकस बहुत ज्यादा करें, मीन्स सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज करना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसकी दें, और उसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बेसिस में हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इट इज अ यूज केस ड्रिवन, मीन्स पहले आप यूज केसेस डायग्राम बनाएं कि यूज केसेस डायग्राम सिस्टम के एक्टर्स कौन होंगे, यूज केसेस मीन्स सिस्टम यूज कैसे होगा, एंड हाउ दिस एक्टर्स आर कनेक्टेड विद दीज यूज केसेस। आर्किटेक्चर सेंटेक है, आइटरेटिव है, एंड इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। Unified process is an attempt to draw on the best features and characteristics of conventional software process models। यहाँ पे हम कुछ आइडिया ले रहे होंगे कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल से, और कुछ चीजें हम लीड कर रहे होंगे टूवर्ड्स एजाइल। ठीक है, सो ये एजाइल की भी जो है कुछ गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा होगा, जो आपके कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं उनको भी ऑप्ट कर रहा होगा। Unified Process is a framework for object-oriented software engineering using UML। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम object-oriented software डिजाइन करें, यानी कि जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को मैप कर रहा हो उसी तरह हम प्रोग्रामिंग स्कीम यूज करें, और डिफरेंट यूनिफाइड यानी कि डिफरेंट मॉडलिंग लैंग्वेज यूज करें, जिनको यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करें। ओके, ठीक है अब्दुल राफे, आप दोबारा से रिज्वाइन कर लें। ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंट फेजेस हैं हमारे। डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं? इंसेप्शन, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन एंड प्रोडक्शन। जो कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग है ये आप कौन से फेज में कर रहे होंगे यूनिफाइड प्रोसेस के? इंसेप्शन। अच्छा, अगर आप यूजली देखें
तो हर प्रोसेस मॉडल में काम वही हो रहा है, बस उसकी सीक्वेंस और ब्रेकिंग जो है वो डिफरेंट है, या जो उनके नाम है वो डिफरेंट है। जैसे हमारे पास स्पाइरल में क्या है कि हम पूरी रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं ले रहे, जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट चलिए उसी पे काम स्टार्ट करके कस्टमर को से कोलैबोरेट कर रहे हैं और उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। जबकि वाटरफॉल में क्या है, सारी रिक्वायरमेंट एक साथ लेंगे, चीजें यही है, कस्टमर से पहले कम्युनिकेट होगा, फिर प्लानिंग होगी, फिर एनालिसिस होगा, फिर डिजाइन होगा, एंड देन आपके पास उसकी डिप्लॉयमेंट होगी। यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल कैसे काम कर रहा है, इसका फर्स्ट फेज इज इंसेप्शन। इंसेप्शन पे क्या होगा, आप कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन की बेसिस पे आप यूज केस डायग्राम बनाएंगे, यूज केस डायग्राम में आप यूज केस डायग्राम देखकर प्लानिंग करेंगे। वंस यू हैव प्लान, अब एलेबोरेशन फेज स्टार्ट होगी। एलेबोरेशन में आप प्लानिंग और मॉडलिंग कर रहे होंगे, मीन्स जो आपने यूज केस डायग्राम बनाई है उसी की बेसिस पे आप मॉडल देंगे, ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी, एक्टर्स कौन कौन होंगे, वो सारी चीजें। देन फिर जब मॉडलिंग हो गई, अच्छा, और फिर मॉडलिंग में जाके वो जो आपका इनिशियल यूज केस था उसी को आप फर्दर मॉडिफाई करेंगे। देन आप उसी यूज केस डायग्राम को देखते हुए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में आपके पास कंस्ट्रक्ट मीन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन ट्रांजिशन में क्या होगा, आप उसको डिप्लॉय कर देंगे, एंड थ्रू आउट जब रिलीज के तौर पे आप प्रोजेक्ट को एज अ सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट रिलीज कर देंगे। अब देखते हैं वन बाय वन ये फेज कैसे काम कर रहा है। मीटिंग एंड होने वाली है, इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा रिज्वाइन करें और फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं।